अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बेसिकली बात कर रहे थे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान की जो राइवलरी है। ठीक है। तो उस पे हम ऑलरेडी दो लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी है ये बेसिकली एक पावर स्ट्रगल है। ठीक है। हमने इस चीज़ को पढ़ा था और फिर हमने केस स्टडीज देखे थे या फिर हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी जिन कंट्रीज में ये पावर स्ट्रगल ये राइवलरी बहुत ज़्यादा विजिबल है। जैसे हमने सीरिया की मिसाल ली थी, सीरिया के बारे में पढ़ा, हमने यमन के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा हमने बहरीन के बारे में भी पढ़ा था। तो बेसिकली ये कंट्रीज हैं जिनके बारे में हमने देखा था कि वहाँ पर कैसे यूएसए सॉरी जैसे वहाँ पर कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान एक पावर स्ट्रगल में मुलविस हैं, लगे हुए हैं। ठीक है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी लेक्चर वन में। लेक्चर टू में हमने देखा था कि बेसिकली ये जो पूरा रीजन है मिडल ईस्ट का, इसमें ईरान का कैसे डिक्लाइन हुआ। इसमें 1979 रीजन थी, सैंक्शंस रीजन थी, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक रीजन था। ठीक है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी कि ये सारी ईरान के डिक्लाइन की वजूहत थी। फिर उसके बाद डिक्लाइन के बाद ईरान का एक रिसर्जेंस स्टार्ट हुआ रीजन में। उनकी वजूहत क्या थी? उनकी वजूहत एक थी अरब स्प्रिंग, के पूरे रीजन में आपके पास एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। उस इंस्टेबिलिटी की वजह से एक ईरान को मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, ईरान ने उसको अवेल किया, तो ईरान का इवेंचुअली थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ा। देन वी टॉक्ड अबाउट द यूएस इन्वेजन। ठीक है, कि जो यूएस ने इन्वेड किया था इराक में। ठीक है। इसमें यूएस तो स्टक हो गया, फंस गया, लेकिन इसने अगेन अपॉर्चुनिटी दे दी ईरान को। ठीक है। तो ईरान यहाँ पर भी आगे आ गया, ईरान के लिए स्पेस क्रिएट हो गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था यहाँ पर, दैट वाज JCPOA या फिर ईरानियन न्यूक्लियर डील या फिर P5+1। इस डील ने ईरान को वो अपॉर्चुनिटी दी जिसके बाद से ईरान काफी ज्यादा ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया रीजन में, ईरान की रिसर्जेंस बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है। हमने इन चीजों को इन डेप्थ पढ़ा है पहले दो लेक्चर्स में। नाउ अब हम थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये जो सेक्टेरियन इशू क्रिएट हुआ है, इसमें कैसे और ईरान ने कैसे इस इशू को मतलब स्टार्ट किया, उसकी ओरिजिन्स क्या है सेक्टेरियन इशू की। ठीक है। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे आज। उसको समझने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दो पार्ट्स देख लेना। उन दोनों पार्ट्स को समझ पाओगे तो ही पार्ट थ्री समझ पाओगे, क्योंकि चीज़ें अगेन वही सेम, ईरानियन रेवोल्यूशन रिपीट होगा, हर चीज़ रिपीट होगी। ठीक है। बहुत सी चीज़ें इंटरलिंक्ड भी है यहाँ पर। तो इसलिए इन दो चीज़ों को इन दो लेक्चर्स को पढ़ लेना। इन दोनों लेक्चर्स का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ, ये जो सेक्टेरियन राइवलरी है ये कैसे स्टार्ट हुई इसकी बात करते हैं। तो देखो यार, 1979 से पहले कोई राइवलरी ऐसे एग्जिस्ट करती नहीं थी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। ठीक है। कोई ऐसी राइवलरी थी नहीं। लेकिन 1979 में दो ऐसे इवेंट हुए जिनकी वजह से इवेंचुअली उन इवेंट्स का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि इवेंचुअली आपके पास सऊदी अरेबिया और ईरान में एक राइवलरी स्टार्ट हो गई। वो दो इवेंट्स क्या थे? एक इवेंट आपको मैं बता चुका हूँ, ईरानियन रेवोल्यूशन था, जिसके बाद से जो ईरान की फॉरेन पॉलिसी है वहाँ पर शिया स्कूल ऑफ थॉट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर गया था। ठीक है। एंड इवेंचुअली ईरान ने क्या किया, उसने अपना इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ाना शुरू कर दिया बाय सपोर्टिंग दी डिफरेंट शिया ग्रुप्स अक्रॉस द रीजन रेदर। ठीक है। तो इस तरह से ईरान का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है। अब उसके साथ साथ अब ये चीज माइंड में रखो, ये यहाँ पर ये चल रहा है, पैरेलल में एक और चीज भी हो रही है। वो क्या हो रही है कि 1979 में अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो था वो इन्वेड कर देता है अफगानिस्तान को। ठीक है। तो अब अफगानिस्तान में डिफरेंट मुजाहिदीन जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो जाके यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ते हैं। ठीक है। अब इन मुजाहिदीन को जो एक स्पिरिचुअल कह लो आप, या फिर एक जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग मिल रही है और सपोर्ट मिल रही है, वो किन कंट्रीज की जानिब से मिल रही है? उसमें यूएस इन्वॉल्व था। यूएस इनको वेपन्स दे रहा था इन ग्रुप्स को। उसके अलावा के से इन्वॉल्व था, के से इनको एड भी करता था और साथ एक इनको आइडियोलॉजिकल या फिर एक आप कह लो कि स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, के ने यहाँ पर वहाबिज्म को प्रोमोट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इवेंचुअली आपके पास क्या हुआ, यहाँ से आपके पास शिया स्कूल ऑफ थॉट का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ से आपके पास जो वहाबिज्म है उसका स्प्रेड बढ़ता जा रहा है रीजन में।
तो इससे क्या हो रहा है, उम्मा डिवाइड हुई जा रही है, ठीक है। अब ये मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, ये उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया है कि हमने खुद वहाबिज्म को प्रमोट किया था, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आपके पास एक सेक्टेरियन डिवाइड स्टार्ट हुआ पोस्ट 1979। इससे आपके पास उम्मा में डिवीजन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये एक रीजन ये था। सेकंड रीजन जो था वो ये था कि देखो, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है वहाँ पे सुन्नीस तो मेजोरिटी में है लेकिन शिया भाई माइनॉरिटी में है। इसके बरक्स ईरान में शिया भाई मेजोरिटी में है, सुन्नी भाई जो हैं वो माइनॉरिटी में है, लेकिन वहां पर उनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। दैट इज के जो स्टेट है वो काफी हैवी हैंड इस्तेमाल करती है इन माइनॉरिटीज पे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी आपके पास शिया सुन्नी डिवाइड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था कि जो दोनों कंट्रीज हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी ना, वहां पर आपके पास अ, एक इस्लामिक उसमें वो टच सा आ गया। वो कैसे, वो उस कुछ चीज को समझो। देखो, ईरान में जब रेवोल्यूशन आया, ठीक है, तो वहां पर आपके पास एक सुप्रीम काउंसिल बनी, वहां पे उसको लीड कर रहे थे ख्यूमीनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास शिया स्कूल ऑफ थॉट काफी ज्यादा डोमिनेट कर गया था। ये चीज तो समझ आती है, ये चीज हमने बार बार पढ़ी है, ठीक है। अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में क्या था, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में देखो दो चीजें हैं वहां पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। जो रूलिंग एलीट है या फिर जो पॉलिटिकल एलीट है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, वो एक फैमिली से, एक खानदान से बिलोंग करती है। वो आपके पास है अल सऊद, ठीक है। अल सऊद जो है उस खानदान से, उस फैमिली से बिलोंग करती है पॉलिटिकल एलीट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की। जैसे मोहम्मद बिन सलमान हैं, इससे पहले जो किंग थे वो सारे के सारे इस फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन साथ साथ याद रखना, 1790 से ऑनवर्ड्स हमेशा से जो वहाबिज्म है वो बहुत ज़्यादा उसने एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है फॉरेन पॉलिसी में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, ठीक है। और रियाद ने हमेशा से वहाबिज्म को ना एकोमोडेट किया है। रियाद, व्हेन आई से, इट मींस द स्टेट ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने वहाबिज्म को एकोमोडेट किया था। 18th सेंचुरी की बात है, तब से इन्होंने एकोमोडेट किया हुआ है और तब से वहाबिज्म एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने पढ़नी है, वो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता कि अल वहाब लेगेसी क्या है और क्या नेक्सस रहा है अल सऊद का अल वहाब के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़नी है। अगर आपको चीज़ इसके बारे में मटेरियल नहीं मिलता तो वो आप मुझे बोलना, मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से इस वजह से वहाबिज्म प्रोमोट की गई, यहाँ से इवेंचुअली आपके पास जो हमारे शिया स्कूल ऑफ थॉट है उसको प्रोमोट किया गया। तो अब इवेंचुअली, अब जाहिर बात है, फिर आपके पास क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज तो होना था और वो ही हुआ, ठीक है। और इससे पूरी उम्मा में आपके पास बहुत ज़्यादा डिविजन्स फैल चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस डिवाइड, दिस सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट ऑन पाकिस्तान। कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज शिया सुन्नी डिवाइड। देखो 1970s तक देख लो आप, तो हमारे लेट्स सपोज ये कोई कॉलोनी है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट ये घर बने हुए हैं। तो इसमें अगर 5-6 घर सुन्नी भाई के हैं तो एक आध शिया भाई का भी है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती थी, ये सारे मिलजुल के रहते थे। लेकिन 1970s 80s 90s के बाद इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन, इतनी ज़्यादा डिविजन्स हो गई हैं उम्मा में, इवन पाकिस्तान में, कि अब अगर आप कभी नोट करोगे तो आपके पास एक टिपिकल जो सिटीज़ हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बन गई हैं। ये कॉलोनीज सुन्नीस की हैं, ये शिया की हैं, ठीक है। मतलब एक सेपरेट कॉलोनीज सी बन के रह गई हैं। ये बहुत ज़्यादा विजिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल जंग में, ठीक है। जंग आपको पता होगा ये शहर है। उसके अलावा खैरपुर सिंध का जो शहर है वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल है। तो ये इतनी डिविजन्स कैसे आ गई हैं, ये इसी वजह से आई हैं। ये शिया सुन्नी जो डिवाइड हुआ है, इस वजह से ये, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ा है, ठीक है। मैंने आपको एक दो सिटीज़ के एग्जांपल दे दी है, जंग, खैरपुर वगैरह वगैरह, क्योंकि वहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स वहाँ की दे रहा हूँ। बाकी आप खुद भी देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। सेकेंडली, इससे क्या हुआ है, आपके पास टेररिज्म फैली है। जैसे फॉर एग्जांपल लश्कर जंगवी है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आप खुद इस पे सर्च करें, लिखें, पढ़ें। मैं यहाँ पर
बात नहीं करना चाहता ना शिया भाई की ना सुन्नी भाई की, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। किसी एक के बारे में बात करने से आपके पास एक पार्शल व्यू, मैं नहीं चाहता कि कोई पार्शल व्यू जाए, बिकॉज दोनों की गलतियां हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। तो आपने खुद सर्च करना है शिया ग्रुप, आई मीन जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अ, कौन से सुन्नी वाले हैं, कौन से शिया वाले हैं, किस किस को मार रहे हैं, सारा कुछ वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज, ठीक है, इस सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट से, ये आपको बता चुका हूं मैं। अच्छा, इसके बाद इट वाज स्टार्टेड इन जिया एरा, के मतलब ये जो रूट्स इसकी स्टार्ट हुई है ना, ये जिया के एरा से स्टार्ट हुई है, ठीक है। 1979 वाज द टाइम जिसके बाद से बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा डिविजन स्टार्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर इसकी वजह ये भी है कि KSA हो गया या ईरान हो गया, ये सपोर्ट भी करते रहे हैं अपने जिनके एक ग्रुप्स हैं यहाँ पे कह लो या अलाइज हैं उनको, ये सपोर्ट भी करते रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस वजह से भी डिविजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। सो ये इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान पर, इस डिवाइड की, इस पूरी राइवलरी की। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों कंट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की भी और ईरान की भी। ये दो कंट्रीज पाकिस्तान के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की पहले बात कर लेते हैं। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉमन सा फैक्टर है ना कि वो मतलब स्पिरिचुअल हेड है हमारा, मक्का वहाँ पर है, मदीना शरीफ वहाँ पर है, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं, तो इस तरह से वो एक बहुत ही यू नो एक स्पिरिचुअल हेड बन जाता है उस तरह से। दिस इज पॉइंट नंबर वन या फैक्टर नंबर वन रैदर, इसलिए तमाम मुस्लिम उम्मा सऊदी अरब को बहुत ही इज्जत की निगाह से देखती है, ठीक है। सेकेंडली, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, ठीक है। कश्मीर के मसले पे अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, उसके अलावा जब भी यूएस के साथ रिलेशंस ख़राब हुए हैं 1990s में और उससे पहले भी, तो हमेशा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आया है और उसने टॉक्स फैसिलिटेट करवाई हैं बिटवीन यूएसए एंड पाकिस्तान। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने बहुत सपोर्ट किया है पाकिस्तान को इन चीज़ों में, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यार देखो, जब भी हमें लोन्स की ज़रूरत होती है हम भागते हुए अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास जाते हैं। इमरान खान साहब गए थे केस के पास, इससे पहले इसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर गए हैं, ठीक है। तो पैसे जब भी चाहिए होते हैं हम इनके पास ही जाते हैं, लोन वगैरह हमें ये देते हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है उसमें भी इनकी से है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की। जब ये सपोर्ट करते हैं तो ही हमें वहाँ से भी लोन मिलता है। उसके अलावा ऑयल, मैंने ऑयल्स लिख दिया, सॉरी, ये ऑयल है या आप हाइड्रोकार्बन्स कह लो, ठीक है। तो ये भी बेसिकली जो हमें डेफरेड पेमेंट्स पे मिलता है, तो यह भी हमें कैसे ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे 1990s में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, 1998 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है, तब हम पे सैंक्शंस लग गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने हमें ऑयल प्रोवाइड किया था डेफरेड पेमेंट्स पे। अभी जब इमरान खान साहब लास्ट टाइम गए थे, जो जब उनका फर्स्ट विजिट था, तब लोन भी दिया गया था, डेफरेड पेमेंट पे ऑयल भी प्रोवाइड किया गया था किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जानिब से। सो ये सारी चीज़ें हैं इस मतलब के ऐसे के लिहाज से, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पर कि देखो, जो डिफरेंट कंट्रीज हो गए, फॉर एग्जांपल जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, इनकी फॉरेन पॉलिसी ना, ये डिफरेंट कंट्रीज जो हैं ये अपनी फॉरेन पॉलिसी टो करते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ। अगर केस है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं, दैट मीन्स इन सारे कंट्रीज के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं। अगर केस है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में कुछ दरार आ गई है, तो ये सारे कंट्रीज भी फिर पाकिस्तान को उतने अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ एंजॉय नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पाकिस्तानियों का नंबर जो है वो वहाँ पर जॉब कर रहा है KSA में, ठीक है। तकरीबन 2.7 मिलियन, ये तकरीबन 27 लाख बनता है। KSA में है, UAE में है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। अब वो क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ वो वहाँ से हमें रेमिटेंसेस भी भेज रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो इसलिए जो KSA है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, सोशो इकोनॉमिक लेवल से देख लो, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल से देख लो, स्पिरिचुअल लेवल से देख लो, ये सारी इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं।
कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है केएसए की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ईरान, तो ईरान की एक अलग तरह से इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। देखो, एक तो ईरान जो है ना, एक इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान का, ठीक है। और किसी भी अगर कंट्री ने ग्रो करना होता है ना, तो उसको चाहिए होता है, समझ लो कि ये एक प्री रेक्विजिट है इस चीज़ का। अगर अपने कंट्री ने ग्रो करना है तो उसके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। आप उठा के देख लो हिस्ट्री, जिस जिस कंट्री ने एक्सेल किया है आगे, उसके रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, पाकिस्तान और ईरान के केस में ईरान पाकिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। हम उससे डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसलिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब एक चीज़ समझना यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। सी, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज इंशाल्लाह जो हमारा कश्मीर हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पर है इंडिया, यहाँ पर आपका कुछ ईरान बनता है, इधर से ऊपर अफगानिस्तान बनता है, ठीक है। अब ये चीज़ समझना, अभी तो अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है। तालिबान से पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो कि प्रो इंडिया थी, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया कर रहा था पाकिस्तान को इनसर्कल, पाकिस्तान का घेराव कर रहा था इंडिया, खुद इस तरफ से बैठा हुआ था, ठीक है। अफगानिस्तान में ईरान ने सॉरी अफगानिस्तान में इंडिया ने अराउंड $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, उसके अलावा इंडिया यहाँ पर कंधार की एम्बेसी वगैरह यूज कर रहा था, और वहां से बैठ के टीटीपी को फंडिंग कर रहा था, ठीक है। और फिर टीटीपी पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रही थी, सही है। इसके अलावा इंडिया क्या कर रहा था? सीपेक को सबुताज करने के लिए ईरान को यूज कर रहा था। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है कलभूषण यादव। ये उसका स्टेटमेंट है, जो इंडिया का एक सर्विंग नेवी ऑफिसर था, उसका स्टेटमेंट था कि इंडिया ईरान से बैठ के सीपेक को सबुताज करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है नेबरिंग कंट्रीज की, ठीक है। सो दैट इज वाई ये ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मसला क्या है कि देखो, जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है ना, ये बहुत ही पोरस बॉर्डर है। पोरस का मतलब है जिसमें मतलब सुराख हो, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे बार नहीं है, वायर्स अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझ लो, वो क्या है कि देखो, जो ये समझ लो बॉर्डर है, इस तरफ है आपके पास पाकिस्तान, इस तरफ है ईरान, ठीक है। नाउ, ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान का, ये एक बहुत ही पोरस बॉर्डर है। पोरस का मतलब होता है जिसमें सुराख हों, होल्स हों, ठीक है। ये प्रॉपरली वायर्ड नहीं है, बार्ब्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये पोरस बॉर्डर है। अब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो गया, BLF, BLA, BRA वगैरह वगैरह, ठीक है। ये यहाँ पर बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिज्म कर रही हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, क्योंकि बॉर्डर पोरस नहीं है, ये ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट अटैक करती हैं, फिर यहाँ पे बलूचिस्तान के पहाड़ों में गुम होकर वहीं से अफगानिस्तान सॉरी ईरान के रास्ते भागते हुए ये अफगानिस्तान भाग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है जैश अल अदल। आई थिंक जैश अल अदल नाम है उसका, इसको गूगल कर लेना, मुझे सही एग्जैक्टली नाम याद नहीं पड़ रहा, बट आई थिंक जैश अल अदल नाम है उसका। वो क्या है, वो ईरान में टेररिज्म कर रही है, ठीक है। अब वो अगेन बॉर्डर बॉर्डर पोरस है, तो वो पाकिस्तान में आके पनाह ले लेते हैं, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां पर, यहाँ पे पहाड़ों में छुप जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत दफा ईरान और पाकिस्तान की आपस में फोर्सेस आमने सामने आई हैं, ठीक है। और बहुत दफा बॉर्डर पर इशू हुआ है ईरान और पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हमें टैकल करना है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि BLA, BRA और इन सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हम कर सकें, ख़त्म कर सकें, तो उसके लिए भी हमें ईरान की सपोर्ट चाहिए, सही है ना। तो दैट इज़ वाई दिस दिस कंट्री ईरान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। नाउ, अब मैंने आपको इम्पोर्टेंस क्यों पढ़ाई है? मैंने आपको इम्पोर्टेंस इसलिए पढ़ाई है कि कल को सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल कैसे ईरान की राइवलरी
चल रही है, हो रही है, इसमें पाकिस्तान को क्या फॉरेन पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए? तो योर आंसर शुड बी कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए, जो कि पाकिस्तान अभी तक न्यूट्रल है। ठीक है, पाकिस्तान शुड ऑप्ट न्यूट्रलिटी, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये आप बताओगे कि पाकिस्तान को न्यूट्रलिटी करनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप बताओगे न्यूट्रलिटी क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान जो है, दोनों कंट्रीज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि ऐसे कि ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और ईरान की ये इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी शिया भाइयों की भी है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम ईरान को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रहेगी। सेकेंडली, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक तो पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली, पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि दोनों जो बड़े कंट्रीज हैं, केएसए और केएसए और ईरान, इनके दरमियान टॉक्स को फैसिलिटेट करा सकें। क्या करा सकें? पाकिस्तान टॉक्स को फैसिलिटेट करवा सके बिटवीन केएसए एंड ईरान, और जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमने कोशिश की थी कि टॉक्स को फैसिलिटेट करवा सकें बिटवीन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान, ठीक है। तो हमने वो कोशिश की थी, आपने उसका जिक्र करना है, और आपने यही स्टांस भी लेना है अपने आंसर के लिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि बैक डोर जो चैनल होता है, वहाँ पर अभी भी, या जिसको आप कहते हो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है, उसके थ्रू बैक बैक चैनल्स पे आपके पास केएसए और ईरान की टॉक्स अभी भी चल रही हैं, ठीक है। इसमें ऐसा पाकिस्तान का अभी कोई रोल नहीं है, लेकिन ये टॉक्स चल रही हैं, अब इसके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। सो जो मेरा आपको मेन मकसद था इंपॉर्टेंस पढ़ाने का, वो यही था कि फॉरेन, कि हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ सकें। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इसमें क्या है? न्यूट्रलिटी, और अगर हम मीडिएट करवा सकते हैं, टॉक्स को फैसिलिटेट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दीज टू कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। नाउ इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये है कि यार, फॉर एग्जाम्पल ये मतलब हवाई से सवाल है, ठीक है, लेकिन आई जस्ट वांट यू पीपल टू थिंक कि फॉर एग्जांपल कल को क्वेश्चन आ जाता है, या आप सोचो कि भाई समहाउ ऐसा सिचुएशन बन गई है कि आपको साइड लेनी ही है, आपको या ईरान के साथ जाना है या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ जाना है। अच्छा, बाय द वे, इसमें मुझे एक चीज़ याद आ गई, उसको समझ लेना कि जब यमन का मसला हुआ था ना 2015 में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने इन्वेड कर दिया था, ठीक है, याद है ना? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया था और यमन पे बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम पे केएसए ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी थी, पाकिस्तान को बोला था कि आप हमारी हेल्प करो, ठीक है, अपनी फोर्सेस को भेजो ताकि हम जो है मिलकर यमन पर हूती रेबल्स के अगेंस्ट एग्रेसिव एग्रेशन स्टार्ट करें अपना, ठीक है। तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने केएसए की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस पे इसको डिनाई कर दिया था कि हम इस चीज़ में नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम आपके साथ इस मसले पर आ जाते हैं तो पाकिस्तान भी शिया सुन्नी की केएसए और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में खिंचा जाएगा, ठीक है। ये जो केएसए ईरान की राइवलरी है, वो पाकिस्तान को भी अपने अंदर पुल कर लेगी। तो पाकिस्तान ने उस टाइम पर भी न्यूट्रलिटी को ऑप्ट किया था, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखना। 2015 की ये बात है, केएसए ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी थी, पाकिस्तान ने डिनाई किया था, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था एक बात कि फॉर एग्जांपल कल को ऐसा मसला होता है कि यार नहीं, आपने साइड लेनी है, आपने या केएसए के साथ जाना है या ईरान के साथ जाना है, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, अल्लाह ना करे कि ऐसी कभी सिचुएशन आए भी, लेकिन जस्ट डिस्कशन के लिए कि कल को कोई क्वेश्चन आता है यार कि भाई अपने एक कंट्री का साथ देना है, तो क्या करोगे आप, ठीक है। नाउ ये एक ओपन एंड क्वेश्चन है, इस पे अब आपने खुद ही लिखना है। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, इसमें इस सवाल को आंसर करने के लिए आप दोनों कंट्रीज के साथ देखोगे कि हम दोनों कंट्रीज में से अगर केएसए के साथ अलायंस बने तो हमारे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हमें क्या फ़ायदे नुकसान मिल रहे हैं। अगर हम ईरान के साथ अलाय करते हैं, ईरान के साथ जाते हैं, तो हमें उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। दोनों को देखोगे, उसके बाद इवेल्युएट करोगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो आपके पास नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं। क्या है?
जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो आप अपने प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करोगे, कहाँ पर हमारा नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा है, हम कहाँ पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसको देखते हुए आप उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ एलाई बनोगे, ठीक है। ये एक फर्जी सा सवाल था जो मेरे जहन में आया, मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आपने इवेल्युएट करना होगा, ऐसी सिचुएशन आती है तो आप प्रोज एंड कॉन्स को देखोगे, फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखोगे, कहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा है, कहाँ पर पाकिस्तान का फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, फिर आप उस कंट्री के साथ जाओगे, ठीक है। लेकिन सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर ऐसे कोई सवाल आता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए रदर, दैट इज़ न्यूट्रलिटी, और टॉक्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मिडल ईस्टर्न क्राइसिस था, ये आपका केएसए वर्सेस ईरान राइवलरी का पूरा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो तो मुझे बताना, आई ट्राई टू आंसर, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकियों के साथ भी प्लीज़ शेयर करें, और हेल्प मी ग्रो। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।